हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर इंजीनियर पर। मैं हिमांशु सिंह आपका दोस्त हाजिर हूँ एक नए वीडियो में, जिसमें मैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का नाम क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो इसमें पहले हम लोग गैस टरबाइन पावर प्लांट को डिस्कस करते हैं, फिर हाइड्रो के बारे में बताऊँगा। तो वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ आइडियल गैस। ठीक, तो कौन कौन से टाइप्स में इस पे डिपेंड करता है। तो मोनो एटॉमिक अगर एटम है उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? 1.66 या 1.67। और डाई एटॉमिक अगर है तो उसके लिए 1.4। पॉली एटॉमिक है तो उसके लिए 1.33। डाई एटॉमिक में ही एयर भी आता है, तो एयर स्टैंडर्ड अगर साइकिल है तो उसके लिए भी 1.4 लेंगे हम। इन केस ऑफ आइडियल गैस साइकिल थ्योरेटिकल इफिशियंसी क्या होती है? एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी के बराबर होती है उसकी वैल्यू 1-1/RP के पावर गामा -1/गामा। ठीक, आरपी क्या है? प्रेशर रेशियो है। ठीक, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है। ठीक, अगला चलते हैं। इन केस ऑफ एक्चुअल गैस साइकिल उसके लिए थ्योरेटिकल इफिशियंसी क्या होती है? तो डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एडिशन। तो डब्ल्यू नेट मतलब वर्क डन बराबर क्या होता है? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो अपॉन हीट एडिशन, तो 1 माइनस हीट रिजेक्शन माइनस हीट एडिशन कह सकते हैं इसको। ओके, आगे चलते हैं। रिलेटिव इफिशियंसी क्या होती है? तो ये रिलेटिव इफिशियंसी जो होती है वो एक्चुअल इफिशियंसी और आइडियल इफिशियंसी के रेशियो के बराबर होती है। वर्क रेशियो क्या होता है? डब्ल्यू नेट अपॉन डब्ल्यू टी का जो रेशियो होता है, मतलब नेट वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क। और वर्क रेशियो और क्या बराबर होता है? तो नेटवर्क क्या होता है? डब्ल्यू टी मतलब टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, ठीक, अपॉन डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू टी अपॉन डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 1 माइनस बैक वर्क रेशियो। BWR मतलब बैक वर्क रेशियो। इसको भी डिफाइन कर देता हूँ क्या है ये। बैक वर्क रेशियो जो होता है वो WC अपॉन डब्ल्यू टी मतलब निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन क्या होता है? इसका फार्मूला क्या है? 3600 अपॉन यानी 3600/डब्ल्यू नेट। ये केजी पर किलो वाट आवर में होता है। डब्ल्यू नेट का यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। ठीक है, और ये एयर के लिए है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा? तो F/A रेशियो और इंटू 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट। ठीक, FA फ्यूल एयर रेशियो क्या होता है? फ्यूल एयर रेशियो 1:50 से 1:80 तक 80 तक हो सकता है। ठीक है, कंप्रेसर का इफिशियंसी क्या होता है? आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। और आइसेंट्रोपिक वर्क क्या है? T2 - T1 अपॉन T2 - T1। इस ग्राफ में देख सकते हैं, TS डायग्राम है ये। इसमें कंप्रेसर हो रहा है, कंप्रेशन, उसके बाद से ये हीट एडिशन, उसके बाद से एक्सपेंशन, उसके बाद से हीट रिजेक्शन। ठीक, इसको देख सकते हैं। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसलिए एडियाबैटिक को ही मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि ये एक्चुअल है एक, और एक जो है वो क्या है? आइसेंट्रोपिक वर्क है। ठीक है, उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसका क्या फार्मूला होगा। तो टरबाइन वर्क के लिए टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होती है? एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क। ठीक है, इनका अपोजिट हो जाता है। ठीक, उसके बाद से नेट इफिशियंसी या ओवरऑल इफिशियंसी क्या होती है? तो डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एडिशन, तो 1 माइनस क्यू आर रिजेक्शन अपॉन क्यू एडिशन। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस कुछ होते हैं, उसको देख लेते हैं क्या है। ये क्या क्या एजम्पशन माने गए हैं? तो एयर इज़ यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस थ्रू आउट, मतलब पूरे साइकिल में क्या होगा? एयर ही जो है वो वर्किंग फ्लूइड होगा। इट्स केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। CV और मतलब कांस्टेंट स्पेसिफिक क्या कहते हैं? प्रेशर पे, और ये क्या आता है? वॉल्यूम पे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर,
ये गामा है, एडियाबैटिक कांस्टेंट है, वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू जो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर चेंज। मतलब टेम्परेचर कितना भी वेरी कर, उससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों की, तीनों की वैल्यू हम क्या लेते हैं, एजम्पशन करते हैं कि ये तीनों की वैल्यू कांस्टेंट है। चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लेजिबल, और देयर इज, ये भी मतलब मानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो निग्लेजिबल है। देयर इज नो हीट लॉस टू सराउंडिंग, और सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। देयर इज नो लॉस ऑफ प्रेशर, और प्रेशर का भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, डेरिवेशन देख लेते हैं ब्रेटॉन साइकिल का। इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए कंप्रेशन हो रहा है, उसके बाद से हीट एडिशन, उसके बाद से क्या है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, उसके बाद से ये हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी, ये क्या कहते हैं, ये क्लॉकवाइज साइकिल है, तो ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जो साइकिल रहती है वो पावर कंज्यूमिंग साइकिल रहती है। ठीक है, इसका भी ग्राफ देख सकते हैं टीएस डायग्राम में कैसे बना हुआ है। अब हम इसको क्या कहते हैं कि डेरिवेशन देखते हैं। बाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H1 पहले में लगा रहे हैं प्रोसेस 1 से 2 में, H1 V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q1 U12 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W12। ठीक, ये मानते हैं कि इसमें जो है वो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कट जाएगा, मतलब इनलेट और आउटलेट की वेलोसिटी जो है वो सेम है। और क्या कहते हैं, प्रेशर हेड भी नहीं कोई है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और हीट एडिशन भी हम मान रहे नहीं है। ठीक है, सराउंडिंग में कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है इसलिए। अगला क्या है, इसको फिर देखते हैं क्या बचता है। तो H1 इज इक्वल टू H2 माइनस W12, तो W12 क्या है, कंप्रेशन वर्क है, तो कंप्रेसर वर्क को WC इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और इसकी जगह H1 माइनस H2 की जगह CP T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रोसेस 2 से 3 देख लेते हैं क्या है। तो Q एडिशन, हीट की सप्लाई हो रही है 2 से 3 में, देख रहे हैं 2 से 3 में हीट की सप्लाई की जा रही है। ठीक, तो आगे फिर यहाँ देखते हैं H3 माइनस H2, तो CP T3 माइनस T2 हो जाएगा। प्रोसेस 3 से 4 देख लेते हैं क्या है। 3 से 4 में हमने देखा था कि 3 से 4 में एक्सपेंसन हो रहा है। ठीक है, ये टरबाइन वर्क है, तो WT इज इक्वल टू H3 माइनस H4, तो CP T3 माइनस T4 हो जाएगा। और प्रोसेस 4 से 1 देख लेते हैं क्या था, तो हीट रिजेक्शन था प्रोसेस 4 से 1, तो QR क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4, तो CP T4 माइनस T1। ठीक है, तो W नेट क्या हो जाएगा फिर, W नेट वर्क डन, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क, तो टरबाइन वर्क हमारा यहाँ से देख लेते हैं और कंप्रेसर वर्क भी यहाँ से देख लेते हैं, दोनों को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं प्रोसेस 1 से 2 जो था वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 के पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ये किया जा सकता है। तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू RP, प्रेशर रेशियो RP हो गया, जानते हैं हम, तो फिर ये क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू RP गामा माइनस 1 ओवर गामा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 5। ठीक है, प्रोसेस 3 से 4 देखते हैं क्या है। तो T3 अपॉन T4 ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसलिए इसको भी P3 अपॉन P4 के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। और P2 जो है वो P3 के बराबर है। ठीक ना, P2 जो था वो P3 के बराबर था, और P4 जो है वो P1 के बराबर है, तो इसलिए फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 की जगह 2 और P4 की जगह P1। ठीक, और ये तो हम लोग पता ही है कि इसका रेशियो है, प्रेशर रेशियो ही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, अब क्या है, फ्रॉम 5 और 6 क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू देखिए सेम है, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी सेम है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4 लिख सकते हैं।
उसके बाद से थर्म एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी ब्रेटॉन साइकिल की, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एडिशन। तो 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एडिशन, क्यू आर क्या है बताइए हमें, और क्यू एडिशन भी क्या है वो भी हम पीछे देख चुके हैं। तो इसके बाद से 1 माइनस, और इसमें से T1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा T4 अपॉन T1 माइनस 1, इसमें से T2 कॉमन ले लेते हैं तो T2 बाहर आ जाएगा, तो T3 अपॉन T2 माइनस 1, ये T4 सॉरी T2 अपॉन T1 T3 अपॉन T4 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इसको इधर भेजते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा T4 अपॉन T1 हो जाएगा, और ये इसको T3 अपॉन T2 हो जाएगा। इसको इधर हम लेते आते हैं तो इस दोनों का इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, उसके बाद से जब ये बराबर हो गया तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 माइनस T1 अपॉन T2, ये बचेगा केवल। तो T1 अपॉन T2 क्या है, पहले देख चुके हैं हम लोग कि RP के पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फिर थर्मल ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अगर बढ़ती है RP की वैल्यू और गामा की वैल्यू तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ठीक, अगला है रीजनरेटिव ब्रेटॉन साइकिल। रीजनरेशन क्यों किया जाता है, इसमें प्री हीटिंग किया जाता है एयर का एट कंबस्शन इनलेट। कंबस्शन चैम्बर में जाने से पहले अगर एयर की हम प्री हीटिंग करते हैं, हाँ, टरबाइन एग्जॉस्ट, मतलब यह टरबाइन से एग्जॉस्ट निकल रहा है, ये एग्जॉस्ट स्टीम, इसी का यूटिलाइजेशन करके कंबस्शन को चैम्बर में जाने से पहले एयर को प्री हीट करते हैं, तो उसी को रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल ब्रेटॉन साइकिल है कि कंबस्शन चैम्बर है, ये यहाँ कंप्रेशर है, तो कंप्रेशर में पहले कंप्रेस किए, उसके बाद से कंबस्शन चैम्बर में भेजे एयर को, फिर उसको क्या कहते हैं, फिर उसको टरबाइन में भेजे, टरबाइन में उसको निकलने के बाद एग्जॉस्ट स्टीम हुई, एग्जॉस्ट गैस, उसको फिर हीट एक्सचेंजर में उसका टेम्परेचर लॉस किए, फिर कंबस्शन कंप्रेसर में गए, साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अगला है रीजनरेटिव ब्रेटॉन साइकिल में जैसे मैंने बताया था कि इसमें कंबस्शन चैम्बर में जाने से पहले जो टरबाइन का एग्जॉस्ट स्टीम है, एग्जॉस्ट गैस है, उसको क्या करेंगे हम यहाँ प्री हीट करेंगे। ठीक, हीट एक्सचेंजर की तरह ये बिहेव करेगा रीजनरेटर, और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी साइकिल की। ठीक है, और ये साइकिल देखिए कैसे चलेगा, पहले सबसे पहले एयर जो है कंबस्शन चैम्बर में गया, उसके बाद से प्री हीट हुआ, फिर तब कंबस्शन चैम्बर में गया, सॉरी ये कंप्रेसर था, कंबस्शन चैम्बर में गया, हीट एडिशन हुआ, उसके बाद से टरबाइन में गया, टरबाइन में वर्क का यूटिलाइजेशन हुआ, उसके बाद से फिर जो एग्जॉस्ट गैस है वो कहाँ गया, रीजनरेटर में, रीजनरेटर में क्या हुआ, हीट का ट्रांसफ़र हुआ, फिर ये जो कोल्ड गैस है वो आगे बढ़ी हीट एक्सचेंजर में, यहाँ भी हीट का क्या हो गया, रिजेक्शन हो गया। ठीक, ये साइकिल फिर चलती रहेगी। ओके, ये देखते हैं कंडीशन क्या है, T4 की वैल्यू जो है वो T2 से ज़्यादा रहेगी, और TA की वैल्यू जो है वो T2 से ज़्यादा रहेगी, TV की वैल्यू जो है वो T4 से ज़्यादा रहेगी। एक ग्राफ देखते हैं क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है, देखिए कि जो एक टेम्परेचर A और एक टेम्परेचर B लिया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए फॉर परफेक्ट रीजनरेशन क्या होना चाहिए, जो B की वैल्यू है वो जो A की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 4 के, और B की वैल्यू 2.2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक, यानी TA का जो टेम्परेचर होगा वो T4 के बराबर होगा, और TB का टेम्परेचर T2 के बराबर होगा। ठीक, इफ़ेक्टिवनेस 100% हुई। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, रेशियो ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर राइज अपॉन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, इसी का जो रेशियो होता है उसी को इफेक्टिवनेस कहते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन देखते हैं क्या है, रीजनरेशन यूज करने का क्या मतलब फल है। तो पहला है कि इसकी जो कंप्रेशन वर्क है वो तो सेम रहेगा, टरबाइन वर्क भी सेम रहेगा, डब्ल्यू नेट भी सेम रहेगा, तो होगा क्या, जो हीट सप्लाई है वो घट जाएगी, हीट रिजेक्शन भी जो है वो घट जाएगा, इससे इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, इफिशियंसी ऑफ आइडियल रीजनरेटिव साइकिल, इसको देख लेते हैं। तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है, 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस,
तो 1 माइनस टी बी, क्यू आर की वैल्यू क्या है टी बी माइनस टी वन, और क्यू एस की वैल्यू क्या है टी थ्री माइनस टी ए। फिगर में आप देख सकते हैं पीछे बैक करके। और टी ए इज इक्वल टू क्या है टी फोर, और टी बी इज इक्वल टू क्या है टी टू। तो इफ़िशियंसी बराबर क्या हो जाएगी 1 माइनस टी टू माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी फोर। ठीक, यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू थी उसको हम टी टू से रिप्लेस कर दिए, जो ए की वैल्यू थी उसको टी फोर से रिप्लेस कर दिए। तो ये इक्वेशन आ गया। उसके बाद से 1 माइनस यहाँ से टी वन जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो टी टू अपॉन टी वन माइनस टी वन हो जाएगा। यहाँ से टी थ्री कॉमन ले लेते हैं तो टी थ्री ब्रैकेट में 1 माइनस टी फोर अपॉन टी थ्री हो जाएगा। अब इसमें से क्या होता है कि टी वन अपॉन टी थ्री कॉमन है। अब ऊपर वाले में से हम इसमें से क्या करते हैं टी टू अपॉन टी वन कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस टी वन अपॉन टी टू हो जाएगा अपॉन 1 माइनस टी फोर अपॉन टी थ्री। ठीक है, आगे देखते हैं। टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी फोर, इस किसके बराबर होगा, तो टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू टी फोर अपॉन टी थ्री के। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। इफिशियंसी जो है वो इक्वल हो गई 1 माइनस टी वन अपॉन टी थ्री, ये दोनों इक्वल हो गया तो ये कट गया, क्रॉस हो गया, बचा क्या 1 माइनस टी वन अपॉन टी थ्री इंटू टी टू अपॉन टी वन। तो टी टू अपॉन टी वन तो प्रेशर रेशियो था, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा आर पी के पावर गामा माइनस वन ओवर गामा। ठीक, तो ये आ गई आपकी आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की इफिशियंसी। ओके, आगे देखते हैं क्या है। ब्रेटॉन साइकिल विथ इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में क्या होता है, फॉर गेटिंग मोर वर्क, हमको इसमें मतलब मैक्सिमम वर्क की अगर ज़रूरत होगा तो इंटरकूलर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कंप्रेसर वर्क को रिड्यूस करता है। ठीक है, जैसे दो कंप्रेसर का स्मॉल कंप्रेसर का हम यूज कर सकते हैं। ठीक, हाई कंप्रेसर या फिर हाई पावर कंप्रेसर को ले छोड़कर लो प्रेशर के दो कंप्रेसर हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट भी लो हो जाएगी उसकी और कंप्रेशन वर्क भी कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है इसमें वर्क देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या होगा, ये कंप्रेसर में जाएगा एयर, उसके बाद से फिर इंटरकूलर में जाएगा। इंटरकूलर में क्या होगा, उसका हीट रिजेक्शन होगा, फिर उसको हम फिर कंप्रेसर में भेजेंगे, फिर कंप्रेसर से निकलने के बाद उसका प्रेशर राइज हो जाएगा और उसको फिर तब हम कंबसन चैम्बर में भेजेंगे जहाँ पर हीट एडिशन होगा। और हीट एडिशन होने के बाद से फिर एयर को कहाँ भेजेंगे, टरबाइन में। टरबाइन में क्या होगा, हीट जो है वो यूटिलाइज होगी और वर्क मिलेगा हमें, टरबाइन वर्क। उसके बाद से फिर एग्जॉस्ट जो गैस है या एयर है उसको हम क्या करेंगे हीट एक्सचेंजर में सेंड करेंगे, हीट एक्सचेंजर में हीट का रिएक्शन होगा, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक, ये क्या बताया गया है कि T2 का जो टेम्परेचर है वो T1 से कम ज़्यादा है और T3 जो है वो T2 से ज़्यादा है। ये एक एजम्पशन, इसको लेके चलते हैं इंटरकूलर में। ठीक, आगे देखते हैं क्या है इसका ग्राफ। इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है C1 में, 2 से 3 क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है इंटरकूलर में, और 3 से 4 क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है C2 में, 4 से 5 क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है C2 में, CC में यानी कंबस्टन चैम्बर में। उसके बाद से 5 से 6 क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है टरबाइन में। उसके बाद से 6 से 1 क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। पीवी और टीएस डायग्राम देख लेते हैं। पहला है 1 से 2 कंप्रेशन हुआ है, फिर 2 से 3 क्या हुआ है हीट रिजेक्शन हुआ है इंटरकूलर में, फिर 3 से 4 क्या हुआ है हीट एडिशन, ये क्या कहते हैं कंप्रेशन हुआ है किसमें C2 में। उसके बाद से फिर क्या हुआ है 4 से 5 हीट एडिशन हुआ है कंबस्टन चैम्बर में, फिर 5 से 6 क्या हुआ है हीट रिजेक्शन हुआ है किसमें, हीट रिजेक्शन किसमें हुआ है टरबाइन में, एक्सपेंशन हुआ सॉरी हीट रिजेक्शन नहीं एक्सपेंशन हुआ है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन टरबाइन में। उसके बाद से हीट रिजेक्शन कहाँ हुआ है 6 से 1 में हीट एक्सचेंजर में, हीट का रिजेक्शन हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे।
इसका टीएस डायग्राम देख लेते हैं। 3 प्रेशर है, कौन कौन से? P1 है, PI है और P4 है। ठीक, तो 1 से 2 क्या है? कंप्रेसर है लगा हुआ है। 2 से 3 क्या लगा है? इंटरकूलर। 3 से 4 क्या लगा हुआ है? दूसरा कंप्रेसर। 4 से 5 क्या हुआ है? तो कंबस्शन चैम्बर में हीट का एडिशन हुआ है। उसके बाद से 5 से 6 क्या हुआ है? टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ है। उसके बाद से 5 से 6 क्या हुआ है? हीट रिजेक्शन हुआ है उसमें, हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उसके बाद से इफेक्ट ऑफ इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में क्या हो रहा है, क्या इसका इफेक्ट है, देखते हैं। तो कंप्रेशन वर्क जो है, कंप्रेसर वर्क वो डिक्रीज कर जाता है। टरबाइन वर्क जो है वो सेम रहता है। और वर्क नेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वर्क डब्ल्यू नेट बराबर होता है WT माइनस WC। जब WC डिक्रीज किया तो W नेट इंक्रीज करेगा। और QS जो है हीट सप्लाई इंक्रीज करती है, हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज होता है, जिससे इफिशियंसी जो है वो डाउन करती है। इंटरकूलिंग में इफिशियंसी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि हमें इफिशियंसी का मतलब नहीं, ज़्यादा मायने नहीं हम जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमें वर्क आउटपुट को ज़्यादा चाहिए रहेगा, वहाँ हम इंटरकूलर का यूज करेंगे। ठीक है, इंटरकूलिंग का यूज करेंगे। आगे देखते हैं इंटरकूलिंग में क्या एजम्पशन रहता है। तो T3 का जो टेम्परेचर है वो T1 के टेम्परेचर के बराबर लेके चलते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, आसानी है। कंप्रेशन वर्क जो है वो C1 C2 दोनों का अलग अलग निकालते हैं। उसके बाद से ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, 2 से 1, 1 से 2, तो इसका अलग से इसको T4/T1 T3 की वैल्यू और T2/T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी। उसके बाद से परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए मैंने बताया था कि T3 का टेम्परेचर T1 के टेम्परेचर के बराबर रहता है। उसके बाद से क्या करेंगे, तो T4 के जो वैल्यू होगा उसको निकाल लेंगे। और जो ये फार्मूला मेन था WC इज इक्वल टू ये, इसमें हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जिससे फिर हमारी लास्ट वैल्यू आ जाएगी। और इसको फिर इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करके PI की वैल्यू निकाल लेंगे। इंटरमीडिएट प्रेशर इज इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट में P2 P1, या क्या हो जाएगा PI/P1 इज इक्वल टू P2/PI। ठीक है, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग जैसा मैंने बताया था कि T1 की वैल्यू T3 के वैल्यू के बराबर है, या फिर T2 की वैल्यू T4 के बराबर हो जाए। PI और इसकी वैल्यू तो देख ही चुके हैं हम लोग। वर्क डन बाई कंप्रेशन 1 और कंप्रेसर 2 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक, रीहीटिंग में क्या होता है, रीहीटिंग भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं कि हम 2 टरबाइन का और 2 कंबस्शन चैम्बर का यूज करते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये जो एयर है वो क्या करेगी, कंप्रेसर में जाएगी। कंप्रेसर में उसका प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसके बाद से कंबस्शन चैम्बर में जाएगी, वहाँ पर उसको बर्न किया जाएगा। उसके बाद से टरबाइन में जाएगी, पहले टरबाइन में, यहाँ पर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करेंगे टरबाइन में। उसके बाद से जो गैस है वो कहाँ जाएगी फिर, या एयर, हॉट एयर, फिर जाएगी वो कंबस्शन चैम्बर सेकेंड में। यहाँ पर भी उसको हम बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद से हॉट गैसेस जो है वो कहाँ जाएगी फिर, T2 में। T2 मतलब सेकेंड टरबाइन में। यहाँ से फिर हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ये सारे एक शाफ्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक शाफ्ट से जोड़ने का मतलब ये है कि टरबाइन के रोटेशन से ही हमारा वर्क जो कंप्रेसर है वो भी रोटेट करेगा। मतलब हमको अनदर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है कंप्रेसर को। ठीक, फिर T2 से जो एग्जॉस्ट गैस है वो हीट एक्सचेंजर में जाएगा, यहाँ से फिर कंबस्शन चैम्बर में फिर जाएगा, फिर ये चलता रहेगा। ठीक, इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे है। PV डायग्राम कैसे बनेगा, तो 1 से 2 कंप्रेशन हुआ, 2 से 3 क्या हुआ, हीट एडिशन हुआ कंबस्शन चैम्बर 1 में। फिर 3 से 4 क्या हुआ है, तो टरबाइन लगा हुआ है तो एक्सपेंशन हुआ है। 4 से क्या हुआ है, 4 से 5 जो है वो फिर हीट एडिशन हुआ है कंबस्शन चैम्बर सेकेंड में। 5 से 6 क्या हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है तो एक्सपेंशन हुआ है। फिर 6 से 1 क्या हुआ है, हीट का रिएक्शन हुआ है हीट एक्सचेंजर में। उसी तरह ये भी ग्राफ देख सकते हैं, सेम है, TS डायग्राम है ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है।
In reheating, the work output of turbine is increased by using several stages of expansion with reheating in between stages. कई सारे स्टेजेस में एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होता है, टर्बाइन का जो इफ़िशियंसी है, टर्बाइन जो वर्क है, टर्बाइन वर्क WT, वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग, WC सेम, WT इंक्रीज किया, W नेट भी इंक्रीज किया, और QS जो है वो भी इंक्रीज किया, QR जो है वो भी इंक्रीज किया, P मीन इफेक्टिव प्रेशर वो डिक्रीज किया, इफ़िशियंसी भी डिक्रीज किया। मतलब कि हमारा जो इफ़िशियंसी जो है वो केवल एक ही में इंक्रीज किया था, वो रीजनरेटिंग था, और जो इंटरकूलिंग और रीहीटिंग दोनों में जो इफ़िशियंसी है वो डिक्रीज किया। हमें उसमें वर्क जो आउटपुट है या वर्क नेट है वो इंक्रीज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं किसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में। अब देखते हैं क्या है। गैस पावर प्लांट ख़त्म हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में देखते हैं क्या है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होते हैं, ये रिन्यूएबल, इकोनॉमिक एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक। और ये क्या करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी जो वाटर की है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। पावर प्लांट का एक जनरल लेआउट देख लेते हैं कैसा है। तो ये देखिए, ये रिजर्वायर है। ठीक है। वाटर सोर्स हमारा यहीं से हम लेंगे। ये डैम बना हुआ है। डैम के थ्रू जो वाटर है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले सर्च टैंक में जाएगा। ठीक। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, वाल्व हाउस के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे उसके प्रेशर को और उसकी सप्लाई को। फिर उसको पेन स्ट्रोक के थ्रू, फिर ये पेन स्ट्रोक क्या होता है, पेन स्ट्रोक जो है वो एक प्रकार का क्लोज्ड पाइपलाइन है जो कि सप्लाई करता है वाटर को अंडर प्रेशर। ठीक है, किसमें, टरबाइन में। ठीक है। यहाँ से ट्यूब्स के या पाइपलाइन के थ्रू जो वाटर है वो आगे बढ़ेगा, और फिर यहाँ पर पावर स्टेशन है, यहीं पे जो है टरबाइन लगे हुए हैं, और यहीं पे हम इसके जो पावर है, ये वाटर हाइड्रोलिक पावर को किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर के, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक। ये टेल रेस है। ठीक है। यहीं पे, यहाँ पर हम लोग फिर जो वाटर आ गया उसको यहीं पे स्टोर करते हैं। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे पेन स्ट्रोक है, वाटर हैमर है, और स्पेसिफिक स्पीड है। ठीक। तो सबसे पहले पेन स्ट्रोक देखते हैं क्या होता है। पेन स्ट्रोक क्या है, क्लोज्ड कॉन्डक्ट। कॉन्डुइट क्या होता है, ये पाइप, मतलब पाइपलाइन होती है, लॉन्ग पाइपलाइन को कहते हैं। ठीक। फॉर सप्लाइंग वाटर अंडर प्रेशर टू अ टरबाइन। ठीक। ये क्लोज सर्किट होता है, क्लोज्ड पाइपलाइन होती है, सॉरी, और जो कि सप्लाई करता है वाटर को अंडर प्रेशर, किसमें, टरबाइन में। पेन स्ट्रोक क्या होता है, आर यूज्ड वेयर द स्लोप इज टू ग्रेट। यहाँ पर वाटर का जो स्लोप है वो बहुत ऊंचा रहता है, हाई रहता है, फॉर अ कैनल, स्पेशली फॉर अ फाइनल स्ट्रेच ऑफ अ डिविजनल स्टीम वेयर द लैंड पिचेस स्टिपली, क्या है, टू द पावर हाउसेस। ठीक। थिकनेस ऑफ पेन स्ट्रोक क्या होती है, टी की वैल्यू कितनी होती है, PD/2FN। यहाँ पर इन सब की वैल्यू क्या क्या है उसको देख लेते हैं। टी क्या है, टी जो है वो थिकनेस ऑफ पेन स्ट्रोक है, पी जो है वो प्रेशर है, डी जो है वो डायमीटर ऑफ पेन स्ट्रोक है, एफ क्या है, परमिएबल हुप स्ट्रेस है, और टाउ जो है वो क्या है, जॉइंट इफिशियंसी है। ठीक है। वाटर हैमर क्या होता है, वाटर हैमरिंग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ भी हम क्या करेंगे, सडन उसको किसी, मतलब वाटर को रेस्ट में लाएंगे किसी भी माध्यम से, तो वाल्व के थ्रू या फिर किसी भी मीडियम से, तो इसको वाटर हैमरिंग कहते हैं। ठीक। इसको देख लेते हैं क्या है। इन अ लॉन्ग पाइप व्हेन फ्लोइंग वाटर इज सडनली ब्रॉट टू रेस्ट, सडनली उसको क्या करते हैं, वाटर को रेस्ट में लाते हैं, बाई क्लोजिंग द वाल्व को क्लोज करके, और बाई एनी सिमिलर केस, या फिर काजेस, या इस तरह के किसी भी काज के थ्रू, देयर विल बी सडन राइज इन प्रेशर। तो क्या होता है, उसकी प्रेशर जो है वाटर की वो इंक्रीज कर जाती है, ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ वाटर बीइंग डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो मोमेंटम है वाटर का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
दिस फिनोमेना ऑफ सडन राइज इन प्रेशर इज नोन एट वाटर हैमरिंग और हैमर ब्लो के नाम से इसको जानते हैं। अगला है स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ द स्पीड डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ जियोमेट्रिकली सिमिलर मॉडल ऑफ अ टर्बाइन विच इज proportionated that it produce 1 kilowatt power when operating under 1 meter head। ठीक है, NS की वैल्यू क्या होती है? NP के पावर हाफ अपॉन H के पावर 5/4। इसकी वैल्यू को याद करना रहता है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना और न्यूमेरिकल लगाना ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, so thank you for watching this video. If you like, then please like the button and subscribe the channel for these types of video and share it with your friends. Thank you so much.